हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने क्रोमोसोम के बारे में पढ़ा, गोल्जी अपैरेटस और गोल्जी बॉडी, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम स्टडी किया था। आज हम नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल स्टार्ट करते हैं, प्लास्टिड। प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में होती है। प्लांट्स के अलावा अगर हम प्रोटिस्ट की बात करें तो यूग्लिनोइड में प्लास्टिड पाए जाते हैं। यूग्लिना जो उसमें मेंबर होता है वो एक्चुअली प्लांट और एनिमल के बीच का लिंक है। ठीक है, तो प्लांट, सभी प्लांट सेल में और यूग्लिनोइड्स में प्लास्टिड होते हैं। These are present in all plant cells and euglenoids. प्लास्टिड के बारे में सबसे पहले प्लास्टिड को डिस्कवर किया था अर्नस्ट हैकेल ने, और नेमिंग भी अर्नस्ट हैकेल ने ही दी थी। इसकी नेम जो दिया था प्लास्टिड, अर्नस्ट हैकेल ने दिया था। इसके अलावा एक साइंटिस्ट, एक बायोलॉजिस्ट और थे, शिम्फर ने इसकी करेक्ट डेफिनेशन बताई थी। फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड नेम्ड बाय अर्नस्ट हैकेल। Proper definition was given by शिम्फर। इसको डिफाइन किया था शिम्फर ने, जबकि डिस्कवरी की थी और नाम दिया था अर्नस्ट हैकेल ने। प्लास्टिड एक्चुअली में कुछ ऐसी सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिनके पास खुद का डीएनए होता है, खुद का आरएनए होता है और राइबोसोम्स होते हैं। एक्चुअली इनको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जैसे क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। जो मेनली क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में उसको खुद का, उसके पास डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्लास्टिड जो होता है ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस शो करने वाला स्ट्रक्चर है। इसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है इट शोज साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। अब ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? देखिए, हम जानते हैं जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो पूरा का पूरा न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। डीएनए, आरएनए जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियर मटेरियल है, डीएनए मेनली, ये कैरेक्टर्स को नेक्स्ट जनरेशन में लेके जाता है। यानी बेसिकली न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है कैरेक्टर्स के ट्रांसफर में। ये हमने कुछ समय पहले भी डिस्कस किया था। ठीक है, पर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, मतलब कई बार जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होता है, और साइटोप्लाज्म में जो जीन्स होते हैं, मतलब जो जेनेटिक मटेरियल में जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म वाले पार्ट में, वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रेवल करते हैं। तो ऐसी सिर्फ दो ही ऑर्गेनल्स हैं जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस शो करती है। पहली है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरी है प्लास्टिड। प्लास्टिड में भी कौन सा? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ये दोनों सेल ऑर्गेनेल साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस शो करती है। और क्योंकि ये न्यूक्लियस के बाहर का पार्ट होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का दूसरा नाम है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, ये दो सेल ऑर्गेनेल शो करती है। शोन बाय माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। सिर्फ ये दो ही सेल ऑर्गेनेल शो करती है, इसके अलावा और कोई नहीं। क्यों? क्योंकि इनके पास खुद का डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है,
अब सबसे पहले साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस डिस्कवर किया गया था, सबसे पहले डिस्कवर किया गया था मिराबिलिस में। मिराबिलिस के अलावा और भी प्लांट्स होते हैं जैसे मेज हो गया, या ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे ईस्ट हो गया, न्यूरोस्पोरा हो गया, उसमें भी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होता है। ड्यू टू क्लोरोप्लास्ट। Was first observed in Mirabilis जलापा। मिराबिलिस जलापा जिसे हम 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस सबसे पहले इसमें डिस्कवर किया गया था। ठीक है, अब प्लास्टिड्स के अगर टाइप देखें, अच्छा प्लास्टिड एक्चुअली में कुछ बड़े साइज की ऑर्गेनेल होती है जिसको आसानी से देखा जा सकता है। इट कैन बी इजीली ऑब्जर्व्ड अंडर माइक्रोस्कोप due to its लार्ज साइज। बड़े साइज के कारण इसको आसानी से देखा जा सकता है। अब प्लास्टिड्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला होता है ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा होता है क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, ये 3 कैटेगरी में प्लास्टिड को डिवाइड किया जाता है। 3 टाइप्स के प्लास्टिड होते हैं। अब इंडिविजुअली हम देखते हैं किसकी क्या प्रॉपर्टीज है। चलिए इसको जल्दी से रिवाइज करते हैं। प्लास्टिड ये सभी प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं और यूग्लिना और यूग्लिनोइड्स कैटेगरी के मेंबर में प्रेजेंट होते हैं। इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था अर्नस्ट हैकेल ने और नेमिंग भी उसी ने की थी। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन दी थी शिम्फर ने। क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस शो करता है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को अपन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस भी कहते हैं, क्योंकि एक्चुअली में जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं, जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, वो बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। ठीक है, सारे सेल्स में न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, पर कुछ सेल ऑर्गेनेल्स ऐसी भी होती है जिनके पास खुद का डीएनए आरएनए प्रोटीन्स होते हैं, मतलब इनको एक्चुअली में न्यूक्लियस पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं शो करते हैं ये। और ऐसी 2 ऑर्गेनेल्स होती हैं, एक होती है माइटोकॉन्ड्रिया और एक होती है प्लास्टिड। प्लास्टिड में भी क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो ये 2 नाम आप ध्यान रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस शो करते हैं, पर प्लांट्स के केस में हम देखते हैं ये जनरली क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्लोरोप्लास्ट के कारण सबसे पहले मिराबिलिस जलापा में डिस्कवर किया गया था। और भी ऐसे कई प्लांट्स हैं जिसमें साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी शो होती है। ठीक है, मिराबिलिस जलापा को 4 o'clock प्लांट कहते हैं। इसका साइज बड़ा होने के कारण इसको किसी स्टेनिंग की जरूरत नहीं होती, यानी किसी केमिकल की रिक्वायरमेंट नहीं होती इसको देखने के लिए। इसका साइज बड़ा होता है, ये इजीली आसानी से देखा जा सकता है। प्लास्टिड्स को 3 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। प्लास्टिड 3 टाइप के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सबसे पहला टाइप का प्लास्टिड, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं ये कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं। इसके अलावा आपको ध्यान होगा, लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है उसको स्ट्रोमा कहते हैं, और जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है उसे ग्रेना कहते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं ये एक ग्रेनल होते हैं। मतलब इसमें ग्रेना प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनका जो मेन फंक्शन होता है ये होता है फूड को स्टोर करने का।
फूड मटेरियल को स्टोर करने का काम ये प्लास्टिड्स करते हैं, ल्यूकोप्लास्ट करते हैं। अब इसमें अगर इसके कुछ टाइप्स देखें तो इसमें एक होता है अमाइलोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट ऐसा ल्यूकोप्लास्ट है जो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है। दूसरा होता है एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन्स को स्टोर करता है। और तीसरा होता है एलायोप्लास्ट, और इसी को कहते हैं ओलियोप्लास्ट। और ये फैट सब्सटेंसेस को और फैट्स को स्टोर करता है। तो ये एक टाइप का प्लास्टिड है ल्यूकोप्लास्ट। ये कलरलेस होता है, एक ग्रेनल होता है, इसमें ग्रेना नहीं पाया जाता। ये फूड मटेरियल को स्टोर करता है। अमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करने वाले, एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन्स को स्टोर करने वाले, और एलायोप्लास्ट फैट्स को स्टोर करने वाले। नेक्स्ट सेकेंड टाइप के प्लास्टिड्स आते हैं क्रोमोप्लास्ट। अच्छा, ये जो तीन टाइप के प्लास्टिड्स थे इनको शिम्फर ने बताया था। शिम्फर ने जिसने इसकी डेफिनेशन बताई थी, उन्होंने ही इनके बारे में बताया था, ये तीनों टाइप के प्लास्टिड्स के बारे में। क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं ये कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं। इसमें कुछ फैट सॉल्युबल पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, contain fat soluble pigments, और ये फैट soluble pigments होते हैं कैरोटिनॉइड्स। जैसे कैरोटीन हो गया, ठीक है। इसके अलावा कैरोटिनॉइड्स के अलावा यानी कैरोटीन के अलावा ज़ेंथोफिल भी होता है, एंड सम अदर पिगमेंट्स। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं और ये फैट सॉल्युबल पिगमेंट्स को स्टोर करते हैं, इनमें प्रेजेंट होते हैं। कैरोटिनॉइड्स कहते हैं, कैरोटिनॉइड्स कैटेगरी में जैसे कैरोटीन आता है। इसके अलावा ज़ेंथोफिल और कुछ अदर पिगमेंट्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, पर ये फैट सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। अगर कलर की बात करें तो रेड, येलो, ऑरेंज ये कलर प्रोवाइड करता है प्लांट ऑर्गन्स को। ग्रीन के अलावा ये बाकी कलर प्रोवाइड करता है प्लांट के ऑर्गन्स को, जैसे लीफ वगैरह हो गई। अगर आपने कलर्ड लीफ देखी है ग्रीन के अलावा और किसी कलर की देखी है तो वो बेसिकली प्लास्टिड्स के कारण होती है, ठीक है। चलिए इसको जल्दी से रिवाइज करते हैं, फिर अपन मेन सेल ऑर्गेनेल जो इसका जो तीसरा पार्ट है, जो तीसरा टाइप है क्लोरोप्लास्ट, उस पर आते हैं। ये कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं ल्यूकोप्लास्ट, एक ग्रैनुल होते हैं, फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं, ठीक है। अमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट और एलायोप्लास्ट ये रिस्पेक्टिव सब्सटेंसेस को स्टोर करते हैं। क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं, ये रेड, येलो, ऑरेंज या कुछ ब्राउनिश टाइप और ब्लूइश टाइप, ये सारी लीफ का कलर जो होता है वो बेसिकली इनके कारण होता है, क्रोमोप्लास्ट के कारण। फैट सॉल्युबल पिगमेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, इनको अपन कैरोटिनॉइड्स कहते हैं। इसके अंदर कैरोटीन, ज़ेंथोफिल और कुछ और टाइप के, पर ध्यान रखिएगा फैट सॉल्युबल पिगमेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट थर्ड टाइप हम देखते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को स्ट्रक्चर के बेस पे समझते हैं। क्लोरोप्लास्ट का यदि हम स्ट्रक्चर देखें सबसे पहले तो ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है।
ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इसका जो साइज होता है, लेंथ और विड्थ की बात करें अगर, तो इसकी लेंथ होती है 5 से 10 माइक्रोमीटर, और इसकी विड्थ होती है 2 to 4 माइक्रोमीटर। ठीक है, लेंथ इसकी होती है 5 to 10 और विड्थ होती है 2 to 4 माइक्रोमीटर। अच्छा, इसके अंदर कुछ लिक्विड पार्ट प्रेजेंट होता है। इस लिक्विड पार्ट को अपन कहते हैं स्ट्रोमा। ये लिक्विड पार्ट कहलाता है स्ट्रोमा। ये जो स्ट्रोमा है, इसमें डार्क रिएक्शंस होती हैं। इसमें डार्क रिएक्शंस होती है। देखिए, दो टाइप की रिएक्शंस होती है, एक होती है लाइट रिएक्शन, एक होती है डार्क रिएक्शन। ठीक है, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करके देखें, एक होती है लाइट रिएक्शन और दूसरी होती है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन की अगर बात करें तो ये इन प्रेजेंस ऑफ लाइट होती है, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट लाइट रिएक्शन होती है। डार्क रिएक्शन जो होती है वो लाइट के होने या नहीं होने पर डिपेंड नहीं करती, पर ये जो प्रोडक्ट इस पे बनते हैं, ये प्रोडक्ट डार्क रिएक्शंस में यूज होते हैं। प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शंस इज यूज्ड। ठीक है, इसके अलावा ये लाइट रिएक्शन ग्रेना वाले पार्ट में होती है। ग्रेना वाला पार्ट अभी अपन डिस्कस करेंगे, और डार्क रिएक्शन जो होती है ये स्ट्रोमा वाले पार्ट में होती है। दोनों ही स्टेप्स में एंजाइम लगते हैं, पर एंजाइम जो होते हैं वो डार्क रिएक्शन में ज्यादा लगते हैं। एंजाइम्स जो एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शंस होती हैं वो डार्क रिएक्शंस होती हैं बेसिकली, मेनली। लाइट रिएक्शन में बहुत कम एंजाइम्स यूज होते हैं। ठीक है, तो स्ट्रोमा जो है इसमें डार्क रिएक्शंस होती हैं। डार्क रिएक्शन और ब्लैकमैन रिएक्शन टेक्स प्लेस। डार्क रिएक्शंस के कारण बेसिकली ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है और कुछ प्रोटीन्स का फॉर्मेशन भी हो सकता है। तो स्ट्रोमा वाले पार्ट में ग्लूकोज और प्रोटीन्स का फॉर्मेशन देखा जाता है। फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज एंड प्रोटीन्स टेक्स प्लेस। ठीक है, एक्चुअली में डार्क रिएक्शंस जो होती है, डार्क रिएक्शंस जब चलती है तो फाइनली वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रोमा वाले पार्ट में ग्लूकोज का और प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है। अब डार्क रिएक्शन के अंदर हम कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस पढ़ते हैं, कुछ साइकिल्स पढ़ते हैं, जैसे C3 साइकिल, C4 साइकिल। C3 साइकिल और C4 साइकिल जो है ये डार्क रिएक्शन का पार्ट है। ये हम फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, पर अभी आप सिर्फ इतने पॉइंट पर ध्यान रखिए कि C3 और C4 साइकिल जो होती है वो डार्क रिएक्शन के अंदर हम स्टडी करते हैं। ठीक है, जबकि लाइट रिएक्शन के अंदर हम दो तरह की रिएक्शंस, दो तरह की साइकिल्स पढ़ते हैं। एक होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और दूसरा होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो इसके अंदर जो दो साइकिल्स होती हैं, एक होती है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और दूसरी होती है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जो है वो ग्रेना में होने वाला पार्ट है। तो ये हो गया स्ट्रोमा के बारे में।
अब स्ट्रोमा में ही और भी कुछ सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रोमा में छोटे छोटे डीएनए मॉलिक्यूल्स, होते हैं। तो इसमें जो डीएनए प्रेजेंट होता है वैसे ही है, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए इसमें प्रेजेंट होगा। कंटेन सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में हमने पढ़ा था वैसे यहां पे भी डीएनए प्रेजेंट होता है। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ये राइबोसोम्स होते हैं। और ये राइबोसोम्स जो होते हैं ये बेसिकली 70S टाइप के होते हैं। यहां पे इसको लिख दे रहे हैं, कंटेन 70S राइबोसोम्स। इसमें 70S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं। ठीक, ये आप ध्यान रखिएगा, 70S होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में थे 70S, वैसे यहां पे भी 70S टाइप के राइबोसोम्स हैं। अब यहां पे कुछ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको हम कहते हैं थाइलाकॉइड। कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, अगर इंडिविजुअल एक स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कहलाता है थाइलाकॉइड, मतलब एक सिंगल स्ट्रक्चर की बात करें अगर तो इसे हम कहते हैं थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड फ्लैट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। ठीक है, और जब बहुत सारे थाइलाकॉइड आपस में जुड़ते हैं तो इसे हम कलेक्टिवली कहते हैं ग्रेना। जब बहुत सारे थाइलाकॉइड आपस में जुड़ते हैं तो ये ग्रेना का फॉर्मेशन करते हैं। अब ग्रेना के बारे में अगर हम देखें तो ये स्टैक लाइक स्ट्रक्चर है। ऐसा लगता है इसको देखिए कि सिक्के एक के ऊपर एक रख दिए, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है। जैसे हमने सिक्के कॉइन्स जो हैं वो एक के ऊपर एक जमा दिए हैं, ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है ग्रेना। ग्रेना में लाइट रिएक्शंस होती हैं, ये अभी अपन ने बात की थी। ये साइट है लाइट रिएक्शंस की। लाइट रिएक्शन में हम दो पढ़ते हैं, एक होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, और दूसरा होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जो होता है इसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स होते हैं वो होता है एटीपी और NADPH2। इसके प्रोडक्ट्स जो होते हैं एटीपी और NADPH2, मतलब ये लाइट रिएक्शन से मिलते हैं। एटीपी और NADPH2 लाइट रिएक्शन से मिलते हैं और ये प्रोडक्ट्स फिर डार्क रिएक्शन में एंटर करते हैं और वहां पे यूज होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ग्रेना के बारे में। अब ये ग्रेना जो होता है ये आपस में जुड़ा हुआ रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये ग्रेना यहां से आपस में जुड़े हो, वैसे तो बीच में भी आप बना सकते हैं, चिपके हुए हैं वैसे, पर ये आपस में जो लिंक्ड पार्ट होता है जो इनको जोड़ के रखता है इसे हम कहते हैं ग्रेना लैमेले। ग्रेना
लेमुला और लेमुले। ग्रेना लेमुले जो होता है ये एक दूसरे को जोड़कर, यानी ग्रेना को आपस में, ग्रेना में जो इंटरलिंक्ड पार्ट होता है उसको अपन कहते हैं ग्रेना लेमुले। और अगर ये ग्रेना आपस में जुड़े हुए हो कुछ इस तरह से, यानी ये ग्रेना आपस में कुछ ऐसे जुड़े हों, तो इन ग्रेना को जोड़ने वाला पार्ट होता है स्ट्रोमा लेमुले। क्योंकि ये स्ट्रोमा का पार्ट है तो इसे हम कहते हैं स्ट्रोमा लेमुले। ये वाला पार्ट कहलाता है स्ट्रोमा लेमुला और लेमुले। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हो गया क्लोरोप्लास्ट का। अब क्लोरोप्लास्ट के बारे में कुछ और भी पॉइंट्स हैं तो ये अपन लिखते हैं, पहले इसको अपन जल्दी समझते हैं, रिवाइज करते हैं। क्लोरोप्लास्ट ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। बीच में कुछ स्पेस प्रेजेंट होता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस प्रेजेंट होता है दोनों के बीच में। लेंथ इसकी होती है 5 to 10 माइक्रोमीटर और विड्थ होती है, डायमीटर होता है 2 to 4 माइक्रोमीटर। इसके बाद स्ट्रक्चर की बात करें अगर, तो सबसे पहले अपन ने बात की थी स्ट्रोमा की। स्ट्रोमा जो होता है ये लिक्विड पार्ट होता है। इस लिक्विड पार्ट में डार्क रिएक्शंस होती हैं। डार्क रिएक्शंस को अपन ब्लैकमैन रिएक्शन कहते हैं। डार्क रिएक्शन का दूसरा नाम है ब्लैकमैन रिएक्शन, और ये इस स्ट्रोमा वाले पार्ट में होती है। डार्क रिएक्शंस जो होती हैं ये एंजाइम सेंसिटिव होती हैं। यहां पे मैं लिख देता हूं, डार्क रिएक्शंस आर मोर एंजाइम सेंसिटिव एज कंपेयर टू लाइट रिएक्शन। ये ज्यादा एंजाइम सेंसिटिव होती है, मतलब एंजाइम पे डिपेंडेंसी ज्यादा होती है। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जो एंजाइम्स होते हैं डार्क रिएक्शन के वो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, यानी टेम्परेचर से वो जल्दी इफेक्ट होते हैं। इसके अलावा डार्क रिएक्शंस में ग्लूकोज और प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब C3 साइकिल और C4 साइकिल आप पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में, तब उसमें देखेंगे जो एंड प्रोडक्ट होता है वो ग्लूकोज होता है। इसके ग्लूकोज के साथ साथ कुछ प्रोटीन्स का फॉर्मेशन भी स्ट्रोमा में ही होता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, और इसमें राइबोसोम्स भी होते हैं, राइबोसोम भी प्रेजेंट इसमें होते हैं। इसके अलावा कुछ और भी सब्सटेंसेस हो सकते हैं छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में, या ग्रेनुलर स्ट्रक्चर इसमें हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड जो होता है ये फ्लैट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। थाइलाकॉइड के बारे में थोड़ा सा अभी अपन को पढ़ना है, ठीक है, उसको अपन पढ़ते हैं अभी। जब बहुत सारे थाइलाकॉइड आपस में जुड़ते हैं तो इसे अपन ग्रेना कहते हैं। स्टैक लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे एक के ऊपर एक कॉइन्स अरेंज करके रख दिए ऐसा दिखता है हमें। साइट इसकी लाइट रिएक्शंस इस जगह पे होती है, मतलब ये इट इज अ साइट ऑफ लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शंस के जो प्रोडक्ट्स होते हैं एटीपी और NADPH2 होते हैं। इसमें दो तरह की रिएक्शंस होती हैं, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। अच्छा, लाइट रिएक्शन जो है, लाइट रिएक्शंस को हिल रिएक्शन भी कहते हैं। लाइट रिएक्शन को हिल रिएक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में अगर डिफरेंस देखें तो ये लाइट की प्रेजेंस में होती है। ये लाइट की प्रेजेंस और एब्सेंस दोनों में हो सकती है, बट डार्क रिएक्शन से हम ये समझते हैं कि जनरली एब्सेंट में होती होगी। पर जो मेन डिफरेंस है इसका, वो जो मेन पॉइंट है डार्क रिएक्शंस के लिए, कि जो लाइट रिएक्शन में एंड प्रोडक्ट्स होते हैं वो एंड प्रोडक्ट्स डार्क रिएक्शन में एंटर करते हैं, वहां पे वो यूज होते हैं। ठीक है, ये ग्रेना में होती है, स्ट्रोमा में होती है, साइक्लिक, नॉन साइक्लिक और C3 और C4 साइकिल इसके अंदर हम पढ़ते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड के बारे में थोड़ी सी अपन इंफॉर्मेशन देखते हैं, कुछ बेसिक पॉइंट्स। थाइलाकॉइड जैसे क्लोरोप्लास्ट होता है वैसे ऑलमोस्ट अंदर थाइलाकॉइड का स्ट्रक्चर भी होता है। थाइलाकॉइड फ्लैट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। थाइलाकॉइड टर्म दिया था मेन्के ने। थाइलाकॉइड टर्म मेन्के ने दिया था। अब थाइलाकॉइड में अगर हम अंदर की तरफ बात करें तो यहां पे वाटर स्प्लिटिंग सेंटर होता है।
थाइलेकॉइड में जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर की तरफ, यानी इनर मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स होता है। जो वाटर को ब्रेक करता है, ठीक है। इसके अलावा यहां पे मेम्ब्रेन में दो रिएक्शन सेंटर्स होते हैं। यहां पे दो रिएक्शन सेंटर्स होते हैं, ये होता है फोटो सिस्टम 2 और ये होता है फोटो सिस्टम 1। इसके बारे में डिटेल हम फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। बस अभी आप ये ध्यान रखिएगा कि फोटो सिस्टम कुछ ऐसा सिस्टम होता है जो लाइट को रिसीव करता है। ये वेवलेंथ पे काम करता है, अलग अलग वेवलेंथ पे काम करता है। PS2 यानी फोटो सिस्टम 2 और ये फोटो सिस्टम 1 दोनों में वेवलेंथ वेरी करती है। एक कम वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, एक ज्यादा वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो ये थाइलेकॉइड में ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। अंदर ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट दिख रहा है, इसको हम ल्यूमन कहते हैं। ल्यूमन जनरली कैविटी वाले टर्म्स, कैविटी के लिए अपन टर्म रिप्रेजेंट करते हैं ल्यूमन। यहाँ पे अंदर खाली स्पेस होता है, इसको हम ल्यूमन कहते हैं। ऑक्सीजन जो रिलीज होती है वो ल्यूमन से रिलीज होती है, यानी यहां से ऑक्सीजन रिलीज होती है, ठीक है। ये हम फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस के अंदर पढ़ेंगे कि किस तरह से ऑक्सीजन रिलीज होती है। हम ये जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट ही ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं, क्लोरोप्लास्ट ही ऐसा प्लास्टिड है जो ऑक्सीजन को रिलीज करने में हेल्प करता है। और वो क्लोरोप्लास्ट किस तरह से करता है? क्लोरोप्लास्ट में जो स्ट्रक्चर होता है थाइलेकॉइड, थाइलेकॉइड के अंदर से ऑक्सीजन रिलीज होती है, यहाँ ल्यूमन वाले पार्ट से ऑक्सीजन रिलीज होती है, ठीक है। ये हम बात करेंगे कुछ समय के बाद कि किस तरह से ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, क्या इसका मैकेनिज्म है। ये सारी चीजें हम बाद में पढ़ेंगे। बस अभी आप ध्यान रखिए, थाइलेकॉइड फ्लैट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं। ये टर्म दिया था मेन्के ने, ठीक। इसमें वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स होता है थाइलेकॉइड के अंदर और फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 प्रेजेंट होते हैं। अंदर जो स्पेस वाला जो स्पेस पार्ट होता है उसको अपन ल्यूमन कहते हैं। इसके अलावा और भी कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा F0 और F1। ठीक है, जैसे हम माइटोकॉन्ड्रिया में बात करते हैं F0 F1, वैसे ही थाइलेकॉइड में यहाँ पे F0 और F1 होता है। अच्छा, अगर थाइलेकॉइड के स्ट्रक्चर्स को और थोड़ा सा बारीकी उसका और थोड़ा सा डीप में अगर देखते हैं तो ये जैसे थाइलेकॉइड का स्ट्रक्चर है, अंदर की तरफ यहाँ पे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अंदर की तरफ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इन मॉलिक्यूल्स को, इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं क्वांटासोम। थाइलेकॉइड में अंदर की तरफ कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, इनको हम कहते हैं क्वांटासोम। ये जो क्वांटासोम होते हैं, ये क्वांटासोम टर्म दिया था पार्क एंड बिगिंस ने, ठीक है। पार्क और बिगिंस ने ये टर्म दिया था क्वांटासोम। और ये जो क्वांटासोम होते हैं ये बेसिकली इनके अंदर 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल और 50 कैरोटीनॉइड मॉलिक्यूल्स होते हैं। यानी एक क्वांटासोम के अंदर, सिर्फ एक क्वांटासोम की बात कर रहे हैं, एक क्वांटासोम के अंदर 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स और 50 कैरोटीनॉइड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया थाइलेकॉइड और क्वांटासोम के बारे में। क्वांटासोम बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। अगर कोई एग्जैक्ट लोकेशन पूछता है कि क्लोरोफिल कहां प्रेजेंट होता है, वैसे तो हमने ये सुना है कि क्लोरोफिल जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर कहां पे होता है, तो ये सारी लोकेशंस अपन ने बात की कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जिन्हें हम थाइलेकॉइड कहते हैं। ग्रेना में इंडिविजुअल यूनिट जो होती है वो थाइलेकॉइड कहलाती है। थाइलेकॉइड का अगर स्ट्रक्चर देखें तो थाइलेकॉइड के स्ट्रक्चर में ये सारी चीजें प्रेजेंट है, ठीक है। थाइलेकॉइड में अंदर की तरफ जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं इनको हम क्वांटासोम कहते हैं। टर्म दिया था पार्क और बिगिंस ने। और क्वांटासोम के अंदर 230 मॉलिक्यूल क्लोरोफिल के होते हैं और 50 कैरोटीनॉइड्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये क्लोरोफिल की एग्जैक्ट लोकेशन। और अगर कोई पूछता है कि ऑक्सीजन कहां पे रिलीज होता है, तो ऑक्सीजन रिलीज होता है थाइलेकॉइड के अंदर।
थाइलाकॉइड वाले पार्ट में, और थाइलाकॉइड में भी कहां पे, जो ल्यूमन होता है थाइलाकॉइड का, उस ल्यूमन वाले पार्ट से ऑक्सीजन रिलीज होता है। ठीक है, तो ये सारे स्ट्रक्चर जो क्लोरोप्लास्ट से डील करते हैं। अब कुछ और भी थ्योरेटिकल पार्ट है क्लोरोप्लास्ट से जो डील करता है, ये हम देखते हैं। तो हमने अभी क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा, थाइलाकॉइड का स्ट्रक्चर भी देखा और क्वांटासोम के बारे में भी डिटेल इंफॉर्मेशन देखी। क्लोरोप्लास्ट में कई सारे स्ट्रक्चर जैसे ग्रेना, थाइलाकॉइड, स्ट्रोमा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन कहां पे होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब क्लोरोप्लास्ट के बारे में कुछ और भी जनरल पॉइंट्स जो बचे हुए हैं। देखिए, क्लोरोप्लास्ट का नंबर वेरी कर सकता है, क्लोरोप्लास्ट का नंबर वेरी कर सकता है, और ये 1 से लेकर कई नंबर तक हो सकते हैं। नंबर वेरी इन अ सेल, सेल भी कह सकते हैं, प्लास्टिड भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें एक क्लोरोप्लास्ट क्लामाइडोमोनास 1 से 16 तक स्पायरोगायरा, जनरली 20 to 40 in मेसोफिल सेल। ठीक, जनरली जो नंबर होता है इनका 20 to 40 होता है मेसोफिल सेल्स में। मेसोफिल ध्यान होगी आपको, लीफ में हम मेसोफिल सेल के बारे में पढ़ते हैं। डाइकॉट में मेसोफिल सेल को दो पार्ट्स में डिफरेंशिएट किया जाता है, पैलिसेड सेल और स्पंजी सेल। मोनोकॉट्स में ऐसा कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता, वहां पे सिंपल अपन टर्म यूज करते हैं मेसोफिल सेल। तो ये क्लोरोप्लास्ट के बारे में कुछ जनरल इंफॉर्मेशन। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट जो होता है, इसके पास खुद का डीएनए होता है, खुद का आरएनए होता है, कंटेन इट्स ओन डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स, और राइबोसोम्स होंगे तो हम प्रोटीन वर्ड भी यूज कर सकते हैं। Hence it is known as semi-autonomous cell organelle। Semi-autonomous और self duplicating सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, दो ही ऐसी सेल ऑर्गेनेल होती है जो सेमी ऑटोनोमस और सेल्फ डुप्लीकेटिंग होती है। एक अपन ने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, उसमें भी अपन ने इसी तरह के टर्म्स यूज किए थे, और दूसरा होता है क्लोरोप्लास्ट। सिर्फ ये दो ही सेल ऑर्गेनेल है जिनके पास खुद का डीएनए, आरएनए और प्रोटीन फॉर्मेशन की कैपेसिटी होती है। आपको याद होगा माइटोकॉन्ड्रिया में हमने पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो बैक्टीरियल एंडोसिम्बायोन्ट्स होते हैं। इसी तरह से क्लोरोप्लास्ट भी जो होते हैं एंडोसिम्बायोन्ट्स होते हैं। These are bacterial एंडोसिम्बायोन्ट्स। और बैक्टीरियल एंडोसिम्बायोन्ट्स क्यों होते हैं, उसका पहला रीजन यही है, ड्यू टू देयर ओन जेनेटिक मटीरियल, इनके पास खुद का डीएनए होता है, और दूसरी बात इनका जो डिवीजन होता है वो बाय फिशन होता है। डिवीजन बाय फिशन। ठीक है, अच्छा, इनमें राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरियल एंडोसिम्बायोन्ट्स का मतलब होता है बैक्टीरिया जैसे या बैक्टीरिया से ऑब्टेन हुए, मतलब बैक्टीरिया सेल जैसे इनका फॉर्मेशन हुआ
और इसके कुछ रीजंस बताए गए हैं। जैसे इसका डीएनए इनके पास होता है, जैसे आपको ध्यान होगा बैक्टीरिया में जो डीएनए होता है वो उसके लिक्विड पार्ट में यानी साइटोप्लाज्म वाले पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, स्कैटर्ड। ऐसे यहाँ पे भी होता है, स्ट्रोमा वाले पार्ट में डीएनए होता है। बैक्टीरिया जो होता है वो डिवीजन फिशन से शो करता है, ये भी फिशन प्रोसेस से डिवीजन शो करता है। बैक्टीरिया क्योंकि एक प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेल है, वहां पे राइबोसोम्स जो होते हैं वो 70s टाइप के होते हैं। ऐसे ही यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट पे यहाँ पे अंदर 70s राइबोसोम्स होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी बैक्टीरिया से मिलती जुलती है, इस कारण से इसको बैक्टीरियल एंडोसिम्बायोट्स कहते हैं। तो ये हमने पूरी डिटेल स्टडी की प्लास्टिड के बारे में। सेल में एक लिक्विड पार्ट भी होता है जिसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। ये थिक और विस्कस लिक्विड होता है, ये लिविंग कंपोनेंट होता है सेल का। विस्कस लिविंग कंपोनेंट ऑफ सेल। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म जो होता है ये लिविंग कंपोनेंट होता है सेल का। इसे कुछ और भी नाम से जाना जाता है, जैसे सार्कोड, सार्कोड नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके अलावा इसका ये जो मेन इसकी डेफिनेशन दी थी, एक स्टेटमेंट इसके लिए यूज किया जाता है। प्रोटोप्लाज्म को कहा जाता है फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। प्रोटोप्लाज्म के लिए एक स्टेटमेंट यूज किया जाता है, इट इज नोन एज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। और ये जो स्टेटमेंट दिया था ये हक्सले ने दिया था। प्रोटोप्लाज्म टर्म यूज किया था इसमें दो साइंटिस्ट के नाम यूज किए जाते हैं, एक परकिंजे और दूसरा यूगो वॉन मॉल। इन दोनों ने प्रोटोप्लाज्म टर्म यूज किया था। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इसके अलावा और कौन से कंपोनेंट सेल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। प्रोटोप्लाज्म के बारे में जल्दी से रिवाइज करते हैं। ये गाढ़ा लिक्विड होता है, काफी ज्यादा थिक होता है, विस्कस नेचर का होता है, लिविंग कंपोनेंट है सेल का, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सार्कोड, इसका सार्कोड नाम से भी इसको जाना जाता है। हक्सले ने इसको फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहा था। टर्म प्रोटोप्लाज्म यूज किया था परकिंजे और यूगो वॉन मॉल ने। नेक्स्ट हम देखते हैं इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज को हम सेल इंक्लूजन्स के नाम से भी जानते हैं। सेल इंक्लूजन मतलब ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो ऑर्गेनल का पार्ट तो नहीं होते, पर ये स्टोरेज सब्सटेंस की तरह वहां पे काम करते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट, रिजर्व मटेरियल present in cytoplasm of cell। ये रिजर्व मटेरियल होता है जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। ये नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, दूसरा साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स, जैसे ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, मतलब छोटे छोटे स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में ही होते हैं। फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स हो गए, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स हो गए, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स हो गए, ये सब नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स हैं। इनको हम सेल इंक्लूजन और इंक्लूजन बॉडीज भी कहते हैं। इसके अलावा गैस वैक्यूल भी होता है।
गैस वैक्यूल होता है जैसे साइनोबैक्टीरिया में और ब्लू ग्रीन एल्गे में। पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया में। गैस वैक्यूल जो होता है वो इनको काफी लाइट वेटेड कर देता है ताकि ये इजीली फ्लोट करते रहे। ठीक है, तो ये हो गया प्रोटोप्लाज्म और इंक्लूजन बॉडीज के बारे में। इंक्लूजन बॉडीज एक बार और समझते हैं। ये रिजर्व मटेरियल होता है जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। रिजर्व मटेरियल है जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। ये नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, किसी भी तरह की मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट नहीं होती। ये रिजर्व मटेरियल जैसे फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स हो गए, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स हो गए, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स हो गए, ये छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स जो प्रेजेंट होते हैं। गैस वैक्यूल ब्लू ग्रीन एल्गे में यानी साइनोबैक्टीरिया में और पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। ये एक्चुअली बायंसी प्रोवाइड करते हैं इन ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, तो ये इंक्लूजन बॉडीज के बारे में। नेक्स्ट पार्ट हम इसमें पढ़ते हैं साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन एक्चुअली में प्रोटीन फिलामेंट्स होते हैं जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन फिलामेंट्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। ठीक है, साइटोप्लाज्म ऑफ सेल में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इनके कुछ फंक्शंस हैं जैसे ये सेल को मोटिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ये सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा ये सेल का शेप मेंटेन करके रखते हैं। ये इनके फंक्शंस हो गए। साइटोस्केलेटन मोटिलिटी, मैकेनिकल सपोर्ट और शेप ऑफ सेल इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। अब इसके अंदर हम पहला पढ़ते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटीन स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। These are protein structures or protein bodies present in cytoplasm of cell। अच्छा, इसमें जो मेनली प्रोटीन होता है ये ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है। प्रोटीन प्रेजेंट इज ट्यूबुलिन। ठीक है, ट्यूबुलिन प्रोटीन ये प्रेजेंट होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, नाम ध्यान रखिएगा ट्यूबुलिन प्रोटीन, क्योंकि इसका आगे बहुत सारा कई जगह अपन रोल देखेंगे। ये 13 प्रोफिलामेंट्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। which consist of and each filament consists of alpha and beta subunit। अल्फा एंड बीटा सब यूनिट्स। ठीक है, 13 प्रोफिलामेंट मतलब ये 13 स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं सेल के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं, और ये अरेंजमेंट जो होता है ये कुछ इस तरह से होता है। जैसे ये एक यूनिट हो गई इसकी अल्फा यूनिट, इसी से लगी हुई होगी बीटा यूनिट, इस तरह से। ये दूसरी सब यूनिट हो गई जिसे हम बीटा सब यूनिट कहते हैं। फिर इसके बाद फिर से अल्फा सब यूनिट लगेगी। इस पैटर्न पे ही आगे बढ़ता जाता है।
अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा का पैटर्न देखा जाता है और ऐसे 13 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यानी ये 13 बार रिपीट होता है, तो 13 प्रोफिलामेंट माइक्रोट्यूब्यूल में देखे जाते हैं। अच्छा, ये प्रेजेंट होता है यानी किस किस जगह पे ये देखा जाता है? सीलिया, फ्लैजिला, बेसल बॉडी, सेंट्रियोल एक्सेट्रा। मतलब जो बेसिकली डिवीजन और मोटिलिटी के लिए स्ट्रक्चर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनमें ये माइक्रोट्यूब्यूल देखा जाता है। ठीक, इसको बनाने के लिए और तोड़ने के लिए यानी इसकी असेंबली और डिसेंबली के लिए कैल्शियम और जीटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। इसका जो फॉर्मेशन होता है और जो ब्रेकडाउन होता है, इट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड जीटीपी। जीटीपी मतलब होता है ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट। जैसे एटीपी होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, वैसे जीटीपी ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम इसमें देखते हैं माइक्रोफिलामेंट। साइटोस्केलेटन का नेक्स्ट पार्ट है माइक्रोफिलामेंट। ये भी प्रोटीन स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये भी प्रोटीन फिलामेंट्स होते हैं और जो प्रोटीन इसमें प्रेजेंट होता है ये होता है एक्टिन और मायोसिन। ठीक है, जो नॉर्मली मसल्स में पाया जाता है एक्टिन और मायोसिन, ये माइक्रोफिलामेंट है, प्रोटीन फिलामेंट है ये। इसके अलावा जो माइक्रोफिलामेंट होते हैं ये स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, हेल्प इन स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन एंड स्पिंडल फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं, एंड स्पिंडल फाइबर्स फॉर्मेशन। स्पिंडल फाइबर्स में भी, स्पिंडल फाइबर्स बनाने में भी हेल्प करते हैं। अब ये स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं, ये एक्चुअली में हम अच्छे से सेल डिवीजन वाले चैप्टर में देखेंगे। बस ये ध्यान रखिए, स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, एक्टिन मायोसिन तो यहाँ पे होता ही है, पर ये जब स्पिंडल फाइबर बनाएंगे तो उसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। कुछ अमाउंट में उसमें एक्टिन मायोसिन भी होता है, पर 90 to 95% ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है। तो ये हो गया साइटोस्केलेटन के बारे में। इसको रिवाइज करते हैं। साइटोस्केलेटन प्रोटीन फिलामेंट्स हैं जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। इनका काम होता है मूवमेंट देना, मैकेनिकल सपोर्ट देना और शेप ऑफ द सेल देना। इसके अंदर हम पहला पढ़ते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। प्रोटीन स्ट्रक्चर्स हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। 13 प्रोफिलामेंट्स होते हैं और प्रोफिलामेंट में अल्फा और बीटा सब यूनिट्स होती है, कुछ इस तरह से अरेंज होती है। सीलिया, फ्लैजिला, बेसल बॉडी, सेंट्रियोल, ये सब बनाने के लिए ये सारे स्ट्रक्चर अभी हमने नहीं पढ़े हैं। सीलिया, फ्लैजिला हो गया, सेंट्रियोल हो गया, ये मेन स्ट्रक्चर्स हैं जो अभी हमें पढ़ने हैं। फॉर्मेशन और ब्रेकडाउन इसका कैल्शियम और जीटीपी डिपेंड करता है। माइक्रोफिलामेंट प्रोटीन बॉडीज एक्टिन मायोसिन की बनी हुई स्यूडोपोडिया स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में हेल्प करती है। तो ये हमने देखा आज प्लास्टिड्स के बारे में, पूरा डिटेल स्ट्रक्चर प्लास्टिड के बारे में देखा। इसके अलावा हमने प्रोटोप्लाज्मा के बारे में पढ़ा था, कुछ इंक्लूजन बॉडीज भी देखी हमने और साइटोस्केलेटन देखा। साइटोस्केलेटन में माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इसके अलावा सीलिया, फ्लैजिला और सेंट्रियोल आते हैं जो कि चैप्टर का लास्ट पार्ट है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर का लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे सेंट्रियोल, सीलिया और फ्लैजिला के बारे में।